Hello students. In our previous video we have studied about discovery of electron. हमने अपनी previous class में discovery of electron पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखा था हमने? उसमें देखा था कि जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें उन्होंने क्या क्या ऑपरेटर्स यूज किए थे। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब यूज की थी, वैक्यूम पंप, 2 मेटल प्लेट्स और हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक है। और उन्होंने क्या लिया था, प्रेशर और जो वोल्टेज था वो बहुत ही हाई लिया था। और जिसकी जैसे ही उन्होंने करंट फ्लो कराया तो क्या हुआ, जो गैस उन्होंने ली थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, हाइड्रोजन गैस, उसमें कोलिजन हुआ। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो कोलिजन होने लगे, उनमें और बम्बार्डमेंट होने लगी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है उसके एटम्स जो है, हाइड्रोजन के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर आए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो मेटल प्लेट्स थी, एक था पॉजिटिव एनोड और एक था कैथोड, ठीक है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकले वो किस तरफ चले गए, एनोड की तरफ चले गए, क्योंकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ चले गए। पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, उसने एनोड को हिट किया, पेनिट्रेट किया और जिंक सल्फाइड की कोटिंग को ग्लो करा दिया, ठीक है। जिससे कि साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड किया कि ये जो रेज आई हैं ये क्या है, ये कैथोड रेज हैं, क्योंकि ये रेज कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो हो ना हो कि ये जो रेज आई है वो कहाँ से आई होंगी, कैथोड से आई होंगी। इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया था एक्सपेरिमेंट को, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बट उन्हें बाद में ये पता चला कि ये जो रेज है वो कैथोड रेज नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं ये वो हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एटम से बाहर आए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। अब आप देखो कि हमने देखा कि जो H2 के मॉलिक्यूल्स थे, H2 में से अगर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, यहाँ पर हमने यही देखा ना कि जो H2 के मॉलिक्यूल्स थे, H2 के जो एटम थे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बाहर आ गए, ठीक है। जब आपस में कोलिजन हुआ तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो H2 के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, कि जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, लूज करते हैं या गेन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन बन जाएगा। जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में से एटम्स में हाइड्रोजन के एटम जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव आयन किस तरफ जाना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ, देखो हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन और मतलब किसी भी एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। बट जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है प्रोटॉन का मास। और हमारी बुक में ये भी लिखा है कि जो प्रोटॉन का मास होता है उससे 2000 टाइम्स कम होता है किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। इससे 2000 टाइम्स लेस होता है इलेक्ट्रॉन का मास। अब आप देख सकते हो कि प्रोटॉन का मास ही कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27 इसका मतलब कितना कम। तो इससे भी 2000 टाइम्स कम कितना मास होगा इलेक्ट्रॉन्स का। इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे अच्छा तो यह है कि हम ये बोले कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए
हमारा क्वेश्चन ये आया कि H2 के जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें से इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों आया पहले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एटम होता है उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाहर क्या होते हैं, वैलेंस शेल होते हैं। तो वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जितना ज्यादा दूर वैलेंस शेल होगा, मतलब न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी बाहर आ जाएंगे। हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ और ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे कि इसी तरीके से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में गैप होता है। न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उतनी जल्दी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मास बहुत ही कम होता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए और तो अंदर क्या बचा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, और आयंस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो H पॉजिटिव आयन है वो किसके पास जाना चाहिए, वो जाना चाहिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, H पॉजिटिव आयन जो है वो किसके पास जाने चाहिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। मतलब अगर यहां से H मॉलिक्यूल्स के जब एटम्स ब्रेक हुए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स किधर चले गए, पॉजिटिव टर्मिनल के पास। ठीक है, तो जो आयंस बने, पॉजिटिव आयंस बने, वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं गया वो नेगेटिव टर्मिनल के पास। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो कैथोड था उसमें उसको स्ट्राइक नहीं कर पाया, कैथोड को स्ट्राइक नहीं कर पाया, क्योंकि आयन कैसा होता है, हैवी होता है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, इसी वजह से वो उसको स्ट्राइक नहीं कर पाया। तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या चेंजेस किए, उन्होंने क्या चेंजेस किए साइंटिस्ट ने, कि जो ये कैथोड की जो उन्होंने मेटल प्लेट बनाई थी, इसको उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड का मतलब उसमें उन्होंने थोड़े छोटे छोटे से होल्स लिए। होल्स उन्होंने किस लिए लिए, ताकि वो जो पॉजिटिव आयंस या जो नेगेटिव आयंस इस पे आके हिट करेंगे वो क्या हो जाए, आराम से उस पे हिट कर जाए, और पीछे जो भी कोटिंग होगी उसको क्या कर पाए, स्ट्राइक कर पाए, उसको ग्लो करा पाए। तो उन्होंने क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया, और जब ये पॉजिटिव आयंस इसकी तरफ आए तो उसने क्या किया, हिट किया, इसको परफोरेटेड कैथोड को हिट किया, और जो पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी उसको ग्लो कराया, और ग्लो किस कलर में हुई, वो रेड कलर की ग्लो करने लग गई। तो अब जो रेज आई, अब जो इस तरफ से जो रेज आई, तो साइंटिस्ट को लगा कि ये कौन सी रेज हैं, ये है एनोड रेज, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इधर क्या है, ये परफोरेटेड कैथोड है, अब इस परफोरेटेड कैथोड के सामने क्या है, एनोड है, तो एनोड से आई है तो ये एनोड रेज होंगी। बट बाद में ये पता चला कि ये एनोड रेज नहीं है, ये क्या है, इसका नाम, इसको एनोड रेज या फिर कैनाल रेज भी कहते हैं। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि इधर से रेज आ रही हैं तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया कि ये क्या है, एनोड से आई है तो एनोड रेज होंगी या फिर कैनाल रेज होंगी। बट बाद में पता चला कि ये क्या है, ये है प्रोटॉन्स। क्या है ये, प्रोटॉन्स, जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और किसकी तरफ आए हैं, नेगेटिवली चार्ज की तरफ आए हैं, तो ये क्या है, प्रोटॉन्स है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारी बुक में भी लिखा है कि एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो समझ में आ गई थी, तो अब इलेक्ट्रॉन्स है तो होना हो न्यूट्रल करने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, और इससे इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि एटम के अंदर जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है वो क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन्स। ओके।